नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मॉनसून, ये लफ्ज सुनते ही मन खुशी से भर जाता है। फिल्मी पर्दे पर आपने भी बारिश से जुड़े बहुत सारे गाने देखे और सुने होंगे, लेकिन कोरोना काल में ये बारिश उमंग के बदले अब डरा रही है। अब लफ्जों पर दिल है कि मानता नहीं जैसे बोल की जगह कोरोना है कि मानता नहीं आ रहा है। और हो भी क्यों ना, कोरोना से जुड़े आंकड़े ऐसे हैं कि हमें डर लग रहा है। कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 30 जनवरी से लेकर 30 जून तक यानी 5 महीनों के दौरान देश में कोरोना के 5,66,000 के आसपास केस थे। लेकिन 1 जुलाई से 23 जुलाई के बीच यानी सिर्फ 23 दिनों के अंदर 6.25 लाख नए केस रिपोर्ट हो चुके हैं। हुसैन, एकदम ठीक रिपोर्ट आप दे रहे हैं। गुरुवार को देश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन के अंदर 45,720 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। इसी तरह गुरुवार को भी कोरोना से देश में 1,129 लोगों की जान चली गई और मौत का आंकड़ा बहुत परेशान करने वाला है। अब तक देश भर में कोरोना के 12,38,635 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। हुसैन, बिल्कुल मीनाक्षी, और मामला बहुत गंभीर है और गंभीर बना हुआ है। कोरोना लगातार अपना रूप और अटैक बढ़ा भी रहा है, तरीके भी बदल रहा है, लगातार उसके बदलाव, उसमें उसके एक्टिविटी में बदलाव देखे जा रहे हैं। कई लोगों में फ्लू जैसे लक्षण भी दिखते हैं। बुखार नहीं होता, कईयों में बुखार के साथ साथ फ्लू के लक्षण भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों का हाजमा खराब हो जाता है, कुछ लोगों को सिर में काफी दर्द होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको टेस्ट और स्मेल यानी गंध नहीं मिलती, जायका मुंह का चला जाता है। मीनाक्षी, इतना ही नहीं, कोरोना को मात देने के बाद भी लक्षण बरकरार रहते हैं। सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी जैसे लक्षण महीनों तक, कई बार और काफी वक्त तक बने रहते हैं। ऐसे में कोरोना, उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के रामबाण उपाय स्वामी रामदेव से जानेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम है आपको भी। और आज हम सेहत के पकोड़े उससे शुरू कर रहे हैं। बरसात के मौसम में सब लोग जो है पकोड़े खाते हैं। तो देखो, ये स्वामी जी का है, पत्थर चटा का पकोड़ा आपने बहुत कम खाया होगा। मैं तो सुनी पहली बार रही हूँ। पहली बार देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर भी बहुत से लोग। स्वामी जी, हम लोग कोरोना के डर की बात कर रहे थे, आप पकोड़े बना रहे हैं। लेकिन आपने मौसम को एंजॉय करने का तरीका बदल दिया। परम औषधि है। और देखो, और इतना ही नहीं, ये नीम पत्ता जो है, कढ़ी पत्ता है। अब ये कढ़ी पत्ता लोग कढ़ी में डाल के खाते हैं, लेकिन कढ़ी पत्ता का पकोड़ा हम आपको बनाते हैं, दिखाते हैं। देखो, अब ये जो है कढ़ी पत्ता उसके लिए, पेट के लिए और मन की प्रसन्नता के लिए भी बहुत अच्छा है। आप देखो, ये कढ़ी पत्ता, वैसे मैं पहली बार पकोड़े बना रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे ये फरमाइश दी कि स्वामी जी आपने बहुत कुछ किया है, तो पकोड़े भी बना करके दिखाई दो। तो पहले मैंने आयुर्वेद का पाक शास्त्र तो बहुत वो किया हुआ है, अध्ययन किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, लेकिन ये पहली बार मैं हर्बल पकोड़े बना रहा हूँ, सेहत भरा स्वाद। ये दोनों ही पकोड़े जो है हम पहली बार देख रहे हैं। ये है कि कड़ी पत्ते के भी पकोड़े बन जाते हैं। ये पत्थर चटा जिसकी बात हम कर रहे हैं, कड़ी पत्ता का पकोड़ा और कड़ी पत्ते के साथ साथ अब ये है मेरे हाथ में मकोई। देखो, ये मकोई है और ये है भूमि आंवला। ये भूमि आंवला जो है ये भी बहुत जबरदस्त है। अभी इसको पहले वाला कार्यक्रम पूरा कर लेते, फिर दूसरा दो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग जो है वो खाली प्याज के, आलू के, ये पनीर हमने पतंजलि का शुद्ध पनीर भी रखा हुआ है यहाँ पर।
कि पनीर के पकोड़े खाओ तो भी गाय के दूध का बना हुआ पनीर स्वामी जी, और शुद्ध बेसन पकौड़े का रंग रूप ही बदल दिया है। पत्थर चटा और दूसरी चीजों के हर्बल पकौड़े आप बना रहे हैं अभी। और इस बारिश में आपने जो पकौड़े बताए इसका मजा लिया जा सकता है। ये तो पकते रहेंगे, अभी दूसरा भी साथ साथ में डाल देता हूँ। हाँ, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखना पड़ेगा कि ये अरे बहुत स्वादिष्ट है ये। आपको मैं अभी अगला दौर और बता रहा हूँ। देखो स्वामी जी, ये आपको मैंने बताया, ये हर्बल पकौड़े बहुत फायदे के हैं, बहुत जबरदस्त है। लेकिन आपके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि इन पकौड़ों के साथ योग कौन कौन से और करने हैं। अभी देखो, योग भी सिखाएंगे जब आप एक पूरी रेसिपी तो पूरी होने दो। जो है ये जब पकोड़े शुरू किए हैं तो ये भूमि आंवला का, ये मकोई का है। ये पेट के लिए रामबाण औषधियां हैं। पेट माने जिनको हेपेटाइटिस तक के रोग हैं उन तक के लिए, ये जिनको कोलाइटिस है, जिनको लिवर सिरोसिस है, उसके लिए ये मकोई के पकोड़े। और माने अभी आपको एक पकोड़ा और बताऊंगा बस लास्ट, और वो पकोड़ा होगा, वो होगा ये एलोवेरा। कहाँ है एलोवेरा? लेके आओ। अब देखो, एलोवेरा का अचार एलोवेरा के बहुत सारे व्यंजन मैंने पहले बताए थे। बिल्कुल, अब इसको अचार एलोवेरा का सीखा, मिठाई बनानी सीखी। एलोवेरा का जो पकोड़ा है ये तो अपने आप में बड़ी रेसिपी है। इसको दोनों ओर से काट दिया और अब इसको लंबा काटो भाई। मैं काटता। हाँ, देखो अब आपको ये जो पकोड़े थे मकोई के और भूमि आंवला के, ये तो थे ही। अब देखो स्वामी जी, हर्बल पकोड़े के साथ कोई हर्बल चटनी भी है क्या? एलोवेरा जो है, हाँ हर्बल चटनी भी है। अब देखो, ये एलोवेरा का जो पल्प था उसको थोड़ा बेसन से लगाना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन तकनीक से लगा दिया मैंने कार्यक्रम। और सावधानी से उसमें कढ़ाई में छोड़ना पड़ता है। पता लगा हाथ ही जला डाले तो ये अच्छे से बेसन लगा दिया उसके साथ। और ये पहली बार एलोवेरा के पकोड़े भी मैंने आपको बता दिए। पहली बार एलोवेरा के पकोड़े नहीं स्वामी जी, आपने हर तरीके के पकोड़े बता दिए। पहली बार इंडिया टीवी पर दर्शकों ने स्वामी रामदेव को पकोड़े तलते देखा होगा। एक दो पनीर की डाल। लेकिन कोरोना को भी तो तलना है। और ये हर्बल चटनी है। हाँ, और ये इतने सुंदर सुंदर इनके स्वरूप देख करके लोग अब पकोड़ा से भी जीडीपी बढ़ाने की सोचेंगे। तो अब चाय जो है वो चाय बनती रहेगी, इसको बाद में पिलाएंगे। चाय भी हर्बल टी, माने हल्दी, इसमें अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तेजपात है। उससे ये करीब इसके अंदर 30-40 जड़ी बूटियां हैं डिब्बे पे, वो उससे उसकी जड़ी बूटी की चाय बनाए। चाय पकोड़े जो है ये पुनर्नवा के, मकोई के, इन चीजों के पकोड़े खाएं तो ये चाय जो है। और लास्ट में मैं आज बताऊंगा पान भी कैसे खाना है। तो लोग जो है चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चीजों का प्रयोग कैसे करना है। तो आज मैं पान वैसे खाता नहीं हूं, लेकिन आज लास्ट में पान खाने का तरीका भी बताऊंगा। इसको भी इससे भी आरोग्य कैसे पा सकते हैं। तो हमने चीजों को बिगाड़ के रख दिया है। तो चलो, खान पान थोड़ा लंबा हो गया था आज, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी परंपरा में चीजें थी। और एक बात लास्ट कह करके कि हमने कच्ची घानी के सरसों के तेल में पकोड़े बनाए थे। ये जो तेल कढ़ाई में है, अब इससे दोबारा पकोड़े नहीं बनाने, क्योंकि बार बार यदि तेल पकेगा उससे ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा। उसका उपयोग फिर आप शौक के लिए कर सकते हैं।
अथवा खिचड़ी आदमी जैसे पश्चिम बंगाल आदि में खाते हैं उसको खा सकते हैं। बार बार उसी तेल में पकोड़े तलेंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट बढ़ेगा। ये बात कह करके अब योगाभ्यास शुरू करते हैं। योगाभ्यास में आज हम सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और उससे फिर कोरोना और कोरोना से लेकर के आगे टीबी तक की यात्रा शुरू हो जाती है यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहले योगाभ्यास में यद्यपि प्राणायाम सबसे उपयुक्त है कफ अस्थमा के लिए, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, भस्त्रिका से शुरू करते हैं। आज तो आप योग वाली टी शर्ट पहन के आइए। बिल्कुल स्वामी जी, योगा का पूरा फील ले रही हूं मैं। तो देखो, हेल्दी पकोड़े, स्वाद भी सेहत भी, और हर्बल पकोड़े तो बता दिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि सर्दी जुकाम कफ खांसी, अब कई बार पता ही नहीं लगता, थोड़ा ज्यादा वेग हो जाता तो हर आदमी भयभीत हो जाता है कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, और डर से स्ट्रेस से और ज्यादा रोग बढ़ जाता है। और कई बार वो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खांसी बुखार वो कोरोना भी होता है, और कई बार तो वो टीबी भी हो जाता है और वो जानलेवा हो सकता है। इसलिए सबको एक नियम बना लेना चाहिए। आप कहेंगे कि कोरोना से लेकर के टीबी से लेकर के फिर ये सर्दी जुकाम बुखार और बीपी शुगर गैस कफ एसिडिटी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज कैंसर, चारों तरफ तो रोग जो है वो मुंह बाए खड़े हैं, दबोचना चाहते हैं, आदमी को घेरना चाहते हैं। 5 मिनट रोज ऐसे रोज 5 मिनट ये भस्त्रिका करना, और ये करते करते इतना आपका फेफड़ा मजबूत हो जाएगा। मैं 1 मिनट में 100 से 200 बार ऐसे आज तो प्राणायाम करते करते सभी प्रकार के हर्बल पकौड़ों की सुगंध भी अंदर जा रही है, तो बिना ही खाए तृप्ति मिल रही है। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी कि हुसैन चेयर पर बैठे हैं तो वो भी भस्त्रिका कर सकते हैं। मैं यहाँ फर्श पे बैठी हुई हूँ मैट बिछा के, तो मैं भी यहाँ पर कर सकती हूँ भस्त्रिका। कोई अपने कार में कर सकते हैं, ऑफिस में आते जाते समय, ये तो खाने के नाश्ते के भी 15-20 मिनट बाद कर सकते हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, सूक्ष्म व्यायाम ये तो कभी भी किए जा सकते हैं। खाली अगला जो कपालभाति है वो खाली पेट करना पड़ता है। ट्रेन में कर सकते हैं, प्लेन में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, चेयर पर कर सकते हैं, कार में कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं कपालभाति। अब देखो इसका क्या संबंध है। सबसे पहले जैसे ही हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सामान्य श्वास में 500 ml, डीप ब्रीथिंग में 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, तो हमारे पूरे जो फेफड़ों के एल्वोलाइज वो इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, और खाली उन्हीं को नहीं, रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से पूरी बॉडी के एक एक सेल को हम एनर्जाइज कर देते हैं। वो तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पूरी बॉडी में एनर्जी का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। इसलिए 5 मिनट सबको ये सामान्य गति से, अच्छा स्वामी जी, से या तीव्र गति से, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, लेकिन जब बुखार हो तो आराम आराम से करना चाहिए, तेजी से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, ये बारिश का मौसम है। दूसरा बुखार होता है जी स्वामी जी, बारिश का मौसम है, सर्दी जुकाम फ्लू टाइफाइड निमोनिया जैसे कई बुखार जो है वो हमले की तैयारी में, इससे इम्यूनिटी भी खराब होगी और हमारा शरीर जो है कमजोर होगा, और कोरोना बहुत आसानी से फिर अटैक करके हमें अपना शिकार बना सकता है। तो ऐसी सूरत में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, बारिश से जुड़ी बीमारियों से खुद को बचाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? देखो,
सबसे पहले 99% सर्दी जुकाम कफ बुखार में प्राणायाम से ही लाभ होगा। कठिन व्यायाम बुखार के समय निषिद्ध होता है, कठिन आसन भी बुखार के समय, यहाँ तक कि शीर्षासन सर्वांगासनों को आसनों का राजा कहा जाता है। हम बताते भी हैं कि भाई बच्चों से लेकर के बड़ों तक को ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन आदि करनी चाहिए। लेकिन जब बुखार हो जाए और जब कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब शीर्षासन नहीं करना, तब जो है ये सर्वांगासन, ये बहुत अच्छा आसन है, लेकिन ये सर्वांगासन जब बहुत ज्यादा फीवर हो उस समय नहीं करवाया जाता है, बहुत ज्यादा कफ कोल्ड होता है तो उस समय नहीं करवाया जाता है। तो जब बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो जाए तो सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, खाली हल्के व्यायाम, बटरफ्लाई, ये सूक्ष्म व्यायाम, ये हाथों के भी सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, ये सब, और जो है सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ ये प्राणायाम, प्राणायाम मेन है। तो प्राणायाम जो है और ये सूक्ष्म व्यायाम, ये हर स्थिति में किए जा सकते हैं। जब कफ कोल्ड बहुत बढ़ जाए, देखो बुखार क्या है, कफ कोल्ड खांसी क्या है, ये पहले तो संचित दोष है। पहली ऋतु का जैसे ही समापन होता है, अगली ऋतु का प्रारंभ होता है, तो पहली ऋतु के जो संचित दोष है वो कफ के रूप में, ज्वर के रूप में, कोल्ड के रूप में, खांसी के रूप में बाहर निकलते हैं। अब इनको चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज कहो, चाहे उसको ऋतु दोष कहो, इसलिए आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं कह रहा था, किसी को भी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और फीवर है तो आराम आराम से प्राणायाम करने होंगे। भस्त्रिका धीरे धीरे, कपालभाति धीरे धीरे, अनुलोम विलोम धीरे धीरे, भ्रामरी उद्गीत भी धीरे आराम से, ओम। और शीतली शीतकारी से बुखार उतरता है। इसलिए टेम्परेचर को डाउन करना है तो माथे पर जैसे बर्फ लगाते हैं, ठंडे पानी की पट्टियां लगाते हैं, पेट पर ठंडे पानी की पट्टियां लगाते हैं, पैर में लौकी रगड़ते हैं या एलोवेरा रगड़ते हैं, पैर में सिर में एलोवेरा रगड़ने से, लौकी रगड़ने से, पेट पर ठंडे पानी की पट्टी, सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां लगाने से जैसे बुखार कम हो जाता है। शीतली शीतकारी ये बुखार को, सिर दर्द को, किसी भी प्रकार से हॉट फ्लैशेस हो रहे हो उसको एकदम से टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए ये शीतली और शीतकारी, ये 5-5, 7-7 बार करने। अब बुखार होता क्यों? कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर चला जाता है या अंदर से बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन हो जाता है, एंटीबॉडी जैसे कोई एक्टिविटी होगी तो बॉडी की इम्यूनिटी ही अपना टेम्परेचर बढ़ा के उस वायरस को किल करती है। इसलिए एक लोक भाषा में जो कहे भाई इसको जो है काढ़ा पिला दो, किसका? इसको बोले काली मिर्च, लौंग, तुलसी, अदरक डाल करके और ये गिलोय जो हम रोज बताते हैं, ये गिलोय बोले डाल करके काढ़ा पिला दो और काढ़ा पिला करके और फिर इसको गर्म कंबल उड़ा के सुला दो। एक बार पसीना आ जाएगा और बुखार उतर जाएगा, और उतरता है 100%। जो छोटे मोटे वायरस होते हैं, ये शरीर का जो तापमान बढ़ना है ये बीमारी नहीं है। आप कहेंगे हम तो बुखार उतारने के लिए स्वामी जी से योग पूछ रहे थे, स्वामी जी कह रहे बुखार चढ़ना तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं सामान्य रूप से जो बुखार होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। जब कोई सामान्य वायरस हमारे भीतर गया तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के उसको वायरस को मारना चाहती है। तो आप लौंग, हल्दी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और ये जो अभी मैंने अभी चाय बता रहा था, ये चाय उबल रही है ना, और स्वामी जी ने जो आज हर्बल पकौड़े बताए हैं, तो सिर्फ वो हर्बल पकौड़े नहीं खाने, ये पी करके बुखार उतारते हैं, गिलोय का काढ़ा पी करके बुखार उतारते हैं। अच्छा स्वामी जी, अर्चना है फेसबुक पर, आपको प्रणाम भी कर रही हैं। देखो योग तो हमारा मूल विषय है जी। अर्चना फेसबुक पर आपसे पूछ रही हैं कि क्या आंवले का इस्तेमाल भी किया जा सकता है बारिश के मौसम में अगर आपको कफ कोल्ड हो रहा है? हाँ देखो, आंवला जूस, आंवला मुरब्बा
आंवला की चटनी, आंवले का अचार, ये सब हमने उपलब्ध कराया। और आंवले माने देश में मेडिकेटेड जूस पीने की आदत, आंवला एलोवेरा से लेकर के गिलोय तुलसी से लेकर के इनकी जूस पीने की आदत हमने डाली। अभी भी आंवला हमने देखो, ये आंवले के भी पकोड़े बन सकते हैं। अब आप कहेंगे आंवले के ये मीठे पकोड़े बनेंगे। चलो भाई, ये आंवला डालो बेसन में, ये आप देखो अब नया पकोड़ा बनाते हैं। उधर देखो, उधर सामने आंवला रखा है। अभी आपने ये तो आंवले का मुरब्बा है ना स्वामी जी? उसके देखे थे आलू के। अब ये एक एक रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी बेसन में, और उसके भी पकोड़े तैयार। बहुत उम्दा। पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। डाल दिया भाई। हाँ, तो प्राणायाम तो बता दिया, अब आसन बताता हूं। आसन कौन कौन से लाभ करते हैं बुखार आदि में। तो कभी भी कोई भी आसन तेज गति से नहीं किया जाएगा बुखार में। बुखार में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा फेफड़ा और लीवर। पेट खराब होता है, गला खराब होता है, तब जाकर के बुखार आता है। और लीवर स्प्लीन में थोड़ी सोजन आ जाती है, तो उसमें ये मंडूक आसन। ये देखो, अभी आपको नया कार्यक्रम भी दिखा दिया है, आंवले के पकोड़े। आंवला बहुत अच्छा होता है। आंवला किसी भी रूप में कर लो पियो। आंवले का चूर्ण, आंवले का रसायन, आंवल के रसायन, आंवले का मुरब्बा, आंवले का ड्राई मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले की चटनी, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का अचार। ये सब अचारों में श्रेष्ठ अचार आंवले का है, नींबू का है, लिसोड़े का है, और कैर का होता है। कैर सांगरी राजस्थान में होता है। बाकी सबसे खराब अचार होता है लाल मिर्ची का और इसका आम का, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। ये मंडूक आसन, ये बहुत अच्छा है। जिनको अभी बुखार होता है तो हम हेल्दी चीजें बता रहे हैं, हेल्दी अचार, हेल्दी पकोड़े। ये देखो, ये आंवले का पकोड़ा पहली बार देखा होगा आपने। ये आंवले का पकोड़ा तैयार हो गया है। स्वामी जी, कई दर्शक तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं आराम से खाना, कभी पता लगा कि इधर से। हाँ, दर्शक ये कह रहे हैं कि आप हमेशा ये कहते हैं कि तले भुने से बचें, लेकिन आयुर्वेदिक और हर्बल पकोड़े कैसे होते हैं वो भी आज आपने बता दिया। एक रास्ता दे दिया है स्वामी जी ने कि पकोड़े भी खाइए, अचार भी खा सकते हैं, लेकिन साथ में योग करते रहिए, बाकी सब ठीक रहेगा। सेहत भरा स्वाद होना चाहिए और योग पूर्वक भोग होना चाहिए। मंडूक आसन, शशकासन और वक्रासन। देखो, आसन नहीं छोड़ने। कभी कुछ लोग, कुछ की निगाह आज पकोड़ों पर ही होगी। मुझे छोड़ करके उधर पकोड़े ही देख रहे। यहाँ हमारे सारे कैमरा वाले और ये सारे इधर की निगाह इनकी आज कि कब एक शो खत्म हो और कब पकोड़े खाने को मिले। पिछली बार इन्होंने 5 किलो देसी घी की जलेबी रगड़ दी थी। 5 किलो घी, उसमें जलेबी बनी होगी 20-25 किलो। 2-2, 3-3 किलो खा गए, कुछ साथ में लपेट के ले गए। वो सिरदर्द के लिए बताई थी देसी घी की जलेबी। जब ऐसा शो किया गया तो हम लोग को बुला लिया कीजिए। तो हमारी निगाहें खाने पीने पर नहीं होनी चाहिए। सुनो, हाँ, अभी देखो, ये वक्रासन बताते हुए एक बात बता रहा हूं। आज जिंदगी के 50 साल पार करके भी मैंने एक बार भी कभी खाने पीने के बारे में नहीं सोचा। जो मिल गया दिया हुआ खाया और मान के चले। बड़ों की, गुरु की, वेदों की, शास्त्रों की बातें मान करके चले और यहां तक पहुंच गए। खाने पीने के बारे में कुछ लोग सुबह से शाम तक सोचते हैं। मैं आपको यह आज बता रहा था, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अभी गोमुखासन बता रहे। ये सर्दी जुकाम बुखार वाले भी कर सकते हैं, ऐसे आसन है। आगे और भी बताता हूं। ये कुछ आसन ऐसे जो सबको कर लेने चाहिए और सब कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कोई बड़ा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। गोमुखासन आराम से कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, हमारे सब तीनों दोषों का बैलेंस होता है। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। वात बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस बढ़ जाता है तो भी बुखार हो जाता है। कफ बढ़ जाता है तो भी बुखार हो जाता है। पित्त बढ़ जाता है तो भी बुखार हो जाता है। तो पित्त बढ़ा हुआ हो तो उल्टी करनी चाहिए। कफ बढ़ा हुआ हो तो अदरक, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, ये अभी चाय बताइए ना, ये चाय पकड़ी, अभी ये चाय पीनी चाहिए।
और वात रोग बढ़ा हुआ तो एलोवेरा के साथ में गिलोय लेना चाहिए, ज्वर ठीक हो जाएगा। वातज पित्तज कफज ज्वर होता है, फिर किसी बैक्टीरिया वायरस के प्रकोप से होता है, तो उसके लिए हमने पूरा एक ज्वरनाशक क्वाथ बना रखा है। ये ज्वरनाशक क्वाथ पीना चाहिए, ज्वरनाशक वटी लेनी चाहिए, गिलोय खानी चाहिए। गिलोय सब प्रकार के बुखार को, सर्दी जुकाम को और कोरोना तक को अच्छा करती है, डेंगू चिकुनगुनिया मलेरिया को अच्छे करती है। इसी से हमने एक दिन पूरा डेंगू नील के बारे में बताया था कि जो है कैसे गिलोय है, मकोई है और पपीते के पत्ते हैं, अनार है और वीटाग्रास है, इससे कैसे हम डेंगू चिकुनगुनिया से भी मुक्त सकते हैं। डेंगू चिकुनगुनिया के कारण से भी बुखार आता है, तो ये तो बैठ करके आसन। अब अच्छा स्वामी जी, लेट करके ये भुजंगासन सबको कर लेना चाहिए, 5 बार से लेकर के इसको भी 10, 20, 25 बार तक किया जा सकता है जी। स्वामी जी, सर्दी जुकाम बुखार जिनको है उससे ठीक होने के लिए आप योगाभ्यास बता रहे हैं, लेकिन जो रिकवर हो गए हैं, जो इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो क्या उनके लिए भी यही योगाभ्यास है या उनके लिए कुछ और आप सलाह देंगे? प्राणायाम तो सबके लिए मैंडेटरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शोधन और कर ले उनको, नहीं तो अल्जाइमर, डिप्रेशन, पार्किंसंस और आगे चल करके उनको किसी भी प्रकार के SLMS, ऑटोमेन डिजीज और यहाँ तक कि उनको बहुत खतरनाक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भुजंगासन और ये पवन मुक्तासन, ये आसन इतने आसान हैं, कोई भी कर सकता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1 मिनट करना है, आधा मिनट से शुरू करके 10-20 सेकंड से शुरू करके ऐसे ये इनको हल्के में ना ले, आधा 1-1 मिनट करेंगे ना तब इनका पूरा लाभ होगा। फिर ये मरकट आसन ऐसे, ये मरकट आसन ऐसे, इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा अभ्यास ऐसे पैर उठाए अपोजिट साइड में लेके गए। जब करेंगे तब पता लगेगा, मैं कर रहा हूं तो ऐसे लग रहा है तो बहुत इजी है, जब करेंगे तब इसका बेनिफिट भी होगा। और आधा से 1 मिनट करेंगे तब पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी एक बहुत बड़ा विषय है, एक दिन पूरा शो रखेंगे इसके ऊपर भी। स्ट्रक्चरल, लोगों का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रखा है। जिनको जो है ओबेसिटी है उनके लिए तो हम ये बताते हैं, ये वैसे भी पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ ऐसे आसन हैं, इनको रोज कर ही लेना चाहिए। ऐसे अर्धहलासन, ये द्विचक्री का आसन, दोनों पैरों से अथवा एक पैर से ऐसे, तो इससे रिलैक्स हो जाते हैं और सब के सब कर सकते हैं। देखो कोरोना के बाद भी उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं। कोरोना के बाद में फिर लंग की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, फिर ब्रेन की, अल्जाइमर की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, आगे अभी पार्किंसंस, इसके अभी कॉम्प्लिकेशंस अभी तो आने वाली एक दशक तक, करीब 10 सालों तक इसके कॉम्प्लिकेशंस निकल करके आएंगे। कि प्रेग्नेंट लेडीज को हुआ तो क्या हुआ, जो बच्चे कोरोना काल में पैदा हुए, जिन बच्चों को बचपन में कोरोना हो गया तो आने वाले 10, 20, 30 सालों में क्या होगा। ये बड़ा दौर है। कोई भी वायरस वो हमारी जो नॉर्मल साइकिल है उसको डिस्टर्ब करता है। तो एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं। अच्छा, योग का काम है बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को, एनर्जी को, पूरी लाइफ को ऑर्डर में ले आना, ऑर्डर में लाना। बिल्कुल। तो बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी ऑर्डर में होगी तो डिसऑर्डर नहीं होगी। ऑटो मोड पर ले आता है, ऑटो पायलट पर ले आता है पूरी बॉडी को योग। इसलिए छोटे बच्चे हों जो अभी कोरोना काल में पैदा हुए, बहुत से बच्चे कोरोना होकर के ठीक भी हो गए। 3 महीने के बच्चों से लेकर के 3 साल तक के बच्चों को कोरोना हुआ है। प्रेग्नेंट लेडीज को कोरोना हुआ है और उनके बच्चे पेट में 1-1, 2-2 बच्चे थे, ट्विंस थे। मैं जानता हूं ऐसे लेडीज को और मैंने उनको ठीक किया है। कि ऑस्ट्रेलिया से एक बेटी आई, बोले स्वामी जी 2 बच्चे पेट में हैं और मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया, मैं तो टेस्ट कराने गई थी हॉस्पिटल में, वहां से कोरोना लग गया। उनको मैंने बोला प्रेग्नेंट लेडीज को कि बेटा कोई ट्विंस बच्चे हैं तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, आप भी ठीक रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ होंगे। आने वाले 10, 20, 30 सालों तक, और जो कोरोना काल में बच्चे पैदा हो रहे हैं आने वाले इनके 25, 50 सालों तक क्या इफेक्ट होंगे, एक बड़ी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं, योग वो विधा है
जो मैंने कहा पूरी बॉडी को ऑटो मोड पर ले आता है, ऑटो पायलट पर ले आता है, ऑर्डर में ले आता है, और सारे डिसऑर्डर्स वो इंबैलेंस से होते हैं, फिजिकल मेंटल इंबैलेंस, केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इंबैलेंस, वात पित्त कफ का इंबैलेंस। इसलिए मैं कहता हूं जो कुछ भी ना कर पाए वो कम से कम ये भस्त्रिका, ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, उद्गीत, ये तो प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर के, बुखार से लेकर के, सर्दी जुकाम से लेकर के, किसी भी भयंकर रोग से पीड़ित है, शरीर जर्जरित हो गया है, जीवन की आशा नहीं शेष रह गई है, तो प्राणायाम तो करें। 99% सभी प्रकार के फिजिकल मेंटल बेनिफिट्स वो मात्र प्राणायाम से हो जाएंगे हुसैन भाई। ये है इस प्राणायाम की मैं हर तरह के डिसऑर्डर का एक ही इलाज है, योग। सब कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, कुछ दर्शकों के सवाल अब ले लीजिए जरा, उनकी समस्याएं अब शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे एक दर्शक अरविंद गर्ग का एक सवाल है। पिछले 10 साल से उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या है, वोकल कॉर्ड में भी कुछ दिक्कत है, परेशानी है, वो इससे निजात पाना चाहते हैं, इससे आजादी चाहते हैं, उपाय बताइए। देखो, जो भी ब्रोंकल प्रॉब्लम है, क्रॉनिक अस्थमा है, एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, यहां तक कि लंग फाइब्रोसिस है, और अभी कफ कोल्ड और ये सब चीजें इस समय अभी उभरने वाली है, तो हमने एक औषधि दे रखी है सबको। इस कोरोना किट में भी है हमारी, वो इम्यूनिटी किट में भी है। देखो, इस कोरोनिल किट में भी है जो श्वासारी हमने दिया हुआ है। ये श्वासारी तो सभी लोग, श्वासारी जो है सभी लोग 2-2 गोली सुबह शाम खा ले, और जिनको ज्यादा ही अटैक हो रखा है, प्रकोप हो रखा है, वो 3-3 गोली खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। छोटे बच्चों को 1-1, जो 10-12 साल के बच्चे हैं 2-2, और जो 15-18 साल से अधिक हैं उनको 3-3 गोली ले सकते हैं। और सामान्य रूप से अभी आपको छींक आनी शुरू भी थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है, तो 2-2 गोली खा लीजिए, होगा ही नहीं। सर्दी जुकाम कफ है तो 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम। एक और दर्शक, श्वासारी क्वाथ कुछ दिन लगातार पी लीजिए। जब भी चाय पीनी है तो चाय का विकल्प ये मैंने दिव्य पेय बताया, यही पिए। तो चाय कॉफी छोड़ करके दिव्य पेय पिए, और ये सुबह शाम कोरोनिल ले ले, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले ले, कफ कोल्ड 100% खत्म। एक और दर्शक है स्वामी जी, वैष्णवी, लंग फाइब्रोसिस तक अच्छा हो जाएगा। हाँ, लंग फाइब्रोसिस से ही जुड़ा हुआ है ये सवाल है। वैष्णवी हैं, इनके पिताजी को लंग फाइब्रोसिस है और डॉक्टर स्टेरॉइड इन्हें दे रहे हैं, इससे भी स्टेरॉइड के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? मैंने आज से 15 साल पहले जब मैं ह्यूस्टन में था अमेरिका में, वहां पर शेखर अग्रवाल जी के यहाँ, तो 2 डॉक्टर, तो वो सर्जन जो लंग ट्रांसप्लांट करते थे, तो एक बहन को मैंने ठीक किया था लंग फाइब्रोसिस। मेरे पास आकर के पूछने लगे, स्वामी जी हम वहाँ ठीक है करोड़ों रुपए कमाते हैं, यहाँ पर महीने में जो है 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लेकिन लंग ट्रांसप्लांट के हमारे पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लेने के बाद में वो आया नहीं, तो हमने उसको खोजबीन की, तो वो 3 महीने से प्राणायाम कर रहा था, और 6 महीने तक प्राणायाम करने के बाद में उसके लंग एकदम नॉर्मल हो गए। प्राणायाम किया, और यही श्वासारी, त्रिकटु, सितोपलादी, 20 ग्राम श्वासारी, 20 ग्राम सितोपलादी, 20 ग्राम त्रिकटु, 10 ग्राम अकबर भस्मा, 2-3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, मोती पिष्टी, ये सब मिला करके पाउडर करके हमने शहद से चाटने के लिए दे दिया। और ये जो श्वासारी हम 5 बता रहे हैं, ये जो दिव्य पेय बता रहे हैं, ऐसे ही हर्बल टी उसको पीने के लिए बोल दिया, ये मुलेठी और ये तेज दालचीनी, ये सब काढ़ा बना करके 100% दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये भी जबरदस्त चीजें। ये कुछ लोग च्यवनप्राश को सोचते हैं कि ये कोई जो है जवानी बढ़ाने के लिए है खाली, ये कुछ लोग शिलाजीत सोचते हैं सेक्सुअल टॉनिक है, नहीं, ये लंग के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए, हड्डियों के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग के एल्वोलाइज के लिए, ये बेहतर चीज। आपके एक दर्शक फराज खान, तो च्यवन प्रभा, तो ये लंग फाइब्रोसिस पे 100% अच्छा हो जाता है, अनहेल्दी कुछ चीजों को छोड़ दे। स्वामी जी, आपके एक दर्शक फराज खान जानना चाहते हैं कि उनकी माताजी को पिछले 4-5 सालों से शुगर है और वो बहुत परेशान है, वो आपसे इसका उपाय जानना चाहते हैं कि कैसे वो उनको शुगर से निजात दिलवा सकते हैं। मैं खान साहब से कहना चाहूंगा, अपनी माँ को रोज बोले, एक तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 तो प्राणायाम जरूर कराएं। भस्त्रिका से डीप ब्रीदिंग से शुरू कर दें, 3 कर लें,
जितना ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज यही तो हमारे सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होकर के एनर्जी बनाते हैं और उसी से शुगर बैलेंस होती है। तो जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे, माताजी भी सुन रही होंगी, क्योंकि इंडिया टीवी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान, सिख, ईसाई भी बहुत बड़ी तादाद में देखते हैं। और जब से हमारे जो है हुसैन भाई हमारे आए हैं, हुसैन रिजवी जी, आपके आने से योग और ज्यादा सेक्युलर हो गया है, तो उनको लग रहा है कि हमको जो है इससे और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। योग पहले से सेक्युलर है। एंकर है, पढ़ा लिखा लड़का है, जो पहले ही सेक्युलर था, अब उसको और ज्यादा बल मिल गया। तो अपनी माँ को, खान साहब, आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये रोज जो मैं बताता हूँ मंडूकासन, ये मंडूकासन आराम से कर सकती हूँ। वक्रासन मैंने बताया था, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, इनमें से 3 से 5 आसनों में से जो भी कर आपके योग करने से क्या हो रहा है, या मधुकल्पोटी और गिलोय। मैं एक छोटी सी बात स्वामी जी ऐड करना चाह रही हूँ, आप बता दें। बस इतना प्रयोग कर लेंगे तो डायबिटीज 100% अच्छा हो जाएगा। जी चलिए, खान साहब को शायद उनके सवाल का जवाब मिल गया। मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही है? हाँ, मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। हुसैन, देखिए, योग बहुत सेक्युलर है, हर धर्म के लोग करते हैं, हम लगातार इतने दिनों से कर रहे हैं। लेकिन जब हुसैन रिजवी आप खुद योग करते हैं तो उन लोगों के मन से भी ये भ्रम दूर होता है कि भाई मुसलमान तो योग नहीं कर सकता, हर कोई योग कर सकता है। तो आपके योग करने से लोगों के अंदर क्या ये भ्रम दूर होता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी, आप इस चीज के माहिर है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को आप कैसे आसान बना देते हैं। थायराइड हो, हाँ, कोई बुखार हो, कोरोना हो, जो है किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो एक ही जैसी दवाई लेते हैं। तो योग तो दवा है, ये जड़ी बूटियां ये दवा है, ये एलोपैथी की, होम्योपैथी की, जैसे चाइनीज, हम कोई दवाई लेते हैं तो उसी तरह से खाना सभी खाते हैं, दूध सभी पीते हैं, दही छाछ सभी लेते हैं, पानी सभी लेते, ऑक्सीजन सभी लेते हैं, तो ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसे ही अब मैं आपको 5-7 कुछ बातें बताना चाहता हूं, फिर आप मुझे बातों बातों में ना बिचला देते हो। अब मैं 5-7 बात बता देता हूं। एक तो चीनी की जगह मधुरम का प्रयोग किया करें, जो है देखो, एक तो चीनी लोग बहुत खाते हैं, अब चीनी की जगह हमने गुड़, शक्कर और मधुरम जो है रखा हुआ है, ये मधुरम, चीनी की जगह ये मधुरम का इस्तेमाल किया करें, ये या शहद का इस्तेमाल किया करें। मैदा की जगह आटे का, सूजी का इस्तेमाल किया करें। और इसी तरह से कुछ कुछ चीजें, जितने भी रिफाइंड ऑयल खाते हैं उसकी जगह सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल किया करें। जितने भी लोग अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन के नाम पर और फैट के नाम पर अनहेल्दी फैट खाते हैं, सबसे अच्छा फैट होता है गाय का घी, और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है सोयाबीन का, चने का, चने में बहुत प्रोटीन होता है, दालों में बहुत प्रोटीन होता है। तो ऐसे हेल्दी प्रोटीन का इस्तेमाल किया करें। छोटी छोटी बातें, चाय की जगह हर्बल टी का इस्तेमाल किया करें। ये हर्बल टी दोनों ही तरह से हमने, एक तो ये जो है जड़ी बूटी वाली है, एक ये डिप वाली भी हमने बना रखी है। आजकल के जवान जो लड़के लड़कियां हैं ना, उनको सबको कंफर्ट चाहिए, तो हमने ये कंफर्ट वाला कार्यक्रम भी किया हुआ है सबके लिए। हर चीज को आपने आसान बना दिया। ये अच्छा स्वामी जी, ये देखो, एक ये ऐसे ले लिया, और इसको चाय का भी विकल्प, मैंने चाय का विकल्प, मीठे का विकल्प, हेल्दी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, अनहेल्दी चीजें हम प्रयोग कर करके और अपनी जिंदगी में जहर घोल लेते हैं, फिर यही कफ, कोल्ड के रूप में, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में। तो स्वामी जी, आंवले का मुरब्बे का विकल्प एक आंवले का हलवा भी है, खाना है तो देखो, आंवले का हलवा भी बनाना सिखा दीजिए। आंवले का हलवा और आंवले का मुरब्बा ये अगले महीने बताएंगे। अच्छा ठीक है। आंवला तो दिखाई दिया मैंने, आंवला ही दिला देखो। हाँ, अब ये आंवला इस समय सीजन नहीं है। अब तुम लोग दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हुए हो, तुमको पता तो है नहीं कि अभी आंवला आया नहीं है बाजार में, तो ये लेकिन अभी इतना जरूर पता है कि मुरब्बा आ गया है। आंवले का अचार, जिसमें एलोवेरा के सारे तो ये मैं अगले महीने बताने वाला हूँ, तब तक आंवला आ जाएगा। अभी देखो, अभी स्वामी रामदेव का आपने जो है स्वामी रामदेव पान मसाला तो ये स्वामी रामदेव का पान मसाला तैयार हो रहा है देखो। तो और कहाँ गया? हर्बल पान की दुकान पहली बार देखी हमने स्वामी जी। खाई के पान स्वामी जी वाला है।
बिल्कुल। बनारस वाला छोरा अब वो बदल गया है। हरिद्वार वाला तो ये लौंग है। हाँ, तो ये देखो, ये लौंग है, ये इसके अंदर जो है सौंफ है, और ये इसके अंदर इलायची है। इलायची का जो ये ऊपर का छिलका होता है, ये भी औषधि होता है। तो पूरी की पूरी इलायची इसके अंदर ऐसे भी डाल सकते हैं, और इसको लेकर के और इसको लपेट करके, अब ये पान जो खाएगा स्वामी जी, उसको कफ कोल्ड नहीं रहेगा। अब ये जो पान तो है बहुत अद्भुत और अनमोल है, लेकिन अब जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल आप क्या खास बताने वाले हैं। कल जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम्स हो रही है, गर्दन में तकलीफ है, पेन है, आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ गया है, 33 करोड़ स्टूडेंट्स और उनके माता पिता परेशान हैं। कल स्वामी रामदेव उन्हीं बच्चों के लिए यौगिक क्लास लगाएंगे। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों को होने वाली दिक्कतों के बारे में बताएंगे और उससे कैसे बचना है उसके उपाय बताएंगे। स्वामी जी, पान कैसा था? पान मैंने पहली बार बना करके खाया। मैंने आप कहा ना, अच्छे अच्छे विकल्प बता रहे हैं। चाय पकोड़े से लेकर के, घी तेल से लेकर के, और चीनी से लेकर के, और मैंने पान तक का सारा विकल्प बता दिया है। अपने घरों में ऐसे अब चूना लगाते हैं, आपस में बोल रहे हैं, अरे भाई ये चूना लगा, चलिए अब चूना दूसरा लगाए तो अलग बात, अपने आप को खुद चूना लगाते हैं, तो चूना वाला पान मत खाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूध में होता है, दही में होता है, छाछ में होता है, पनीर में होता है, वो खाया करो। तो ये चूना वाला पान न खाया करे, तंबाकू वाला पान न खाया करे। तो आज हमने सब चीजों के हेल्दी विकल्प बताए हैं, ऐसे घी तेल आटा नमक मीठा चाय स्वामी जी, पकोड़े पान सबके समय बहुत तेजी से भाग रहा है, वरना आपको सुनने में मजा तो बहुत आता है। अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, जिंदगी में कोई रोग नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो हर्बल पकौड़े से लेकर हर्बल पान तक की रेसिपी आपने सीख ली। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो योग कीजिए और कुदरत के खुद को करीब रखिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए एक बार फिर कटघरे में क्यों है कानपुर की पुलिस।